100-150 लोग मुसल्ला साथ थे, वह छुप गए सेफ पैसेज। चंद आदमियों के साथ पहुंचा है वो, जो उसके बाद जो कमांडर बना था, चंद आदमी के साथ पहुंचा, उसने कहा कि सबसे पहले हथियार डालो। वो तारीख में ये लिखा है कि अगर वो 150-200 लोग उस पर हमला कर देते वाला 15 लोगों के ऊपर, तो उनको खत्म कर देते। भाई हथियार डालो, पहले हथियार डलवाए, बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया। ये था शाह, कहते हैं ना कि जमाल, एक बड़ाई। बहादुर शाह जफर के दरबार में अगर आप पहुंचेंगे तो आपको बैठने की इजाजत नहीं थी, चाहे ब्रिटिश रेजिडेंट क्यों ना हो, आप बैठ नहीं सकते। आप उसकी आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर सकते, आप यूं बात करनी है ऐसे, और आपको चलना कैसे, बाहर कैसे निकलना हमारा साहब, ऐसे। ये जलाल था। ये देखें, जो जवाहरात ही थे ना, वो आज के हिसाब से अरबों रुपए की मालियत के थे जवाहरात। और नतीजा क्या हुआ? ये देखें, गिरफ्तारी हो रही है, इन लड़कों की पीछे गिरफ्तारी हो रही है। ये देखें, ये ट्रू पिक्चर है जब उन पे केस चलाया गया दिल्ली में। ये तस्वीर है। ये हमारी तारीख है, हमारी। दो लड़कों के साथ क्या किया, जो दो लड़के पकड़े, मिर्जा मुगल और उसका भाई, उनके कपड़े उतारे उसने, कपड़े उतारो सारे, उनको बरहना करके गोली मारी वहीं उसने खुद। उसको गधा गाड़ी, ये जो बुलक कहते हैं ना, ये जो क्या कहते हैं, बुलक कार्ट, बैलगाड़ी में डालकर लाशों लाकर चांदनी चौक में डाला। जो चौक 1 बजे खुलता था ना, उस चौक में डाला दोनों लाशों को, और हुक्म दिया कि इनको हाथ नहीं लगा सकते आप, ये इबरत है। 3 दिन के बाद ये कहकर कि सैनिटेशन शहर की खराब हो रही है, यानी बदबू बहुत हो गई है, उन लाशों को उठाकर कचरे में डाला है, उनको दफनाने की भी इजाजत नहीं दी। ये हमारी तारीख है जो हमें स्कूलों में अदनान साहब नहीं पढ़ाई जाती। ये किताब पढ़ने के बाद मेरी आंखें खुली इस उम्र में। हमारे बच्चे तो जैक एंड जिल वेंट अप द हिल टू फेच अ पेल ऑफ वाटर, जैक फेल डाउन एंड ब्रोक हिज क्राउन एंड जिल केम टम्बलिंग आफ्टर, पढ़ते हैं। हाँ, बच्चों को तो इसमें बिजी है ना। ईस्ट यूरोपियन हिस्ट्री, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की हिस्ट्री, ये तारीख क्यों नहीं पढ़ते भाई? शायद किसी के दिल में कोई आग लगे। आप ये किताब नहीं पढ़ेंगे ना, आप जुल्म कर रहे हैं अपने साथ भी, अपने बच्चों के साथ भी, और इस कौम के साथ भी, अगर आपके पास ये नॉलेज नहीं है। बलूचिस्तान पे एक किताब नहीं है ना, अब मैं परेशान हो रहा हूं, यहां भाग रहा हूं, वहां भाग रहा हूं, इतनी परेशान, किताब ही नहीं कोई। तो चलो 1857 पे तो किताब आ गई, इसको तो पढ़ लें। अब मुझे कोयटा जाना पड़ेगा, गजेटियर्स निकालने पड़ेंगे। अब कहां कहां से मुझे जो है वो कहानियां बनानी है कि भाई बलूचिस्तान का मुसीबत क्या है, चक्कर क्या है। खान और कलास साहब के फैमिली मेंबर से मुलाकात करनी पड़ रही है। भाई तुम बताओ यार, क्या थी तारीख इस इलाके की? भाई साहब, हमें तो बहुत मेहनत करनी पड़ी है, अल्लाह ने करवा दिया काम, लेकिन हमको पढ़ने का टाइम ही नहीं है। फिर क्या हुआ? फिर यह हुआ कि सेफ पैसेज दिया किसको? बहादुर जफर को, और उन्हें मुल्क से निकाल दिया। कहां भेजा? रंगून। और कहां बंद किया? एक घोड़ों का अस्तबल था या गैराज टाइप की जगह थी, वहां बंद कर दिया, जहां बहादुर शाह जफर साहब एड़ियां रगड़ रगड़ कर
मर गए, सेफ पैसेज मिल गया उनको। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस जमीन पर जहां इनके खानदान ने 300 साल हुकूमत की थी, तैमूर के खानदान ने, जमीन भी अल्लाह ने हराम कर दी भाई, जमीन भी। ये तारीख है। जब अल्लाह के कवानीन के खिलाफ चलते हैं तो ये नतीजा होता है यार। शहर का क्या हाल हुआ पता है आपको? एक भी मुसलमान जिंदा नहीं छोड़ा। इतनी फांसियां हुई, इतनी फांसियां हुई कि सुबह से लेकर रात तक फांसियां ही होती रहती थी। और कुछ खानदान जो बचे थे उनको शहर से निकाल दिया बाहर। कितनी औरतें, बच्चे, बूढ़े सर्दी की वजह से मर गए देहातों में। चंद लोग बचे जिसमें मिर्जा गालिब थे, वो भी इसलिए बच गए कि जब उनकी फांसी का वक्त आया तो उन्होंने कहा कि मुझे फांसी मत दो, मैं पूरा मुसलमान ही नहीं हूं। तो उसने कहा कैसे, तुम मुसलमान नहीं हो पूरे? उसने कहा कि देखो मैं सूअर नहीं खाता लेकिन शराब पीता हूं, तो मैं आधा मुसलमान हूं। तो उसको हंसी आ गई, उसने इस बूढ़े को छोड़ दो। तो मिर्जा गालिब बच गए। मिर्जा गालिब बच गए, चंद के अलावा सबको खत्म कर दिया। यह मंसूबा बनाया गया कि दिल्ली की ईंट से ईंट बारूद से उड़ाएंगे, इसको कंप्लीट पार्क बनाएंगे, उस पर कतबा लगाएंगे कि ये इबरत है उस कौम को जो हमको रिजेस्ट करती है। ये प्लान बनाया जिसमें ताजमहल को उड़ना था, लाल किले को उड़ना था, फसील को खत्म होना था, जामा मस्जिद खत्म, सबको खत्म। फिर ब्रिटिश के कुछ लोगों ने जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स प्रोटेक्ट करना चाहते थे, उन्होंने कहा ये तो आर्कियोलॉजिकल हेरिटेज है, ये तो तारीखी इमारत हैं, अल्लाह के लिए छोड़ दो। तो उन ब्रिटिश के भीख मांगने पे इन्होंने कहा अच्छा छोड़ दो यार, छोड़ दो, वरना आज कतबा लगा होता वहां। चूंकि डेथ जब होती है फांसी से, वो झटके से होती है, सांस के रुकने से नहीं होती। जब आदमी को फांसी दी जाती है तो झटके से मरता है। तो जो सिपाही थे उन्होंने कहा कि ये तो मजा नहीं आ रहा। उसकी रस्सियों को छोटा किया गया कि ताकि लोग लटके और सांस रुक से डेथ हो, क्योंकि वो ये कहते थे इससे जो आवाजें निकलती हैं वो बहुत जबरदस्त किस्म की निकलती है, हम अम्यूज होते हैं उन आवाजों से जो मरते हुए शख्स की सांसों से निकलती हैं। इसलिए वो रस्सियों की लेंथ को वारिस साहब छोटा किया गया। यह आपको पता थी तारीख? मुझको तो नहीं पता थी। ये तारीख हमारी है। हो सकता है कि उन लोगों में मेरे दादा के दादा हों, किसी के नाना हों, किसी नाना के वालिद हों। हमारी ही तो तारीख है। किसकी तारीख है? कितने लोग इस कमरे में दिल्ली से हैं? बहुत से लोग हैं ना। ये आपकी तारीख है, हमारी तारीख है भाई। अच्छा, ये जंग हुई थी, उसमें दिल्ली के लोग नहीं थे, हर जगह से लोग आए थे। दक्कन से भी लोग पहुंचे थे, मैसूर से भी लोग पहुंचे थे, कश्मीर से भी लोग पहुंचे थे। भाई सब लोग आए, तो हंगामा था। ये हमारी तारीख है, हमारे बुजुर्गों की। यही नहीं पता कि हमारे बुजुर्गों की किस तरह से जो है वो फांसियां हुई हैं। पता तो हो, ये तो पता हो, ये तो पता चल गया कि वो बंदर अफ्रीका में दुम यूं हिलाता है अल्लाह के लिए। ये भी तो पता करें ना यार। फिर क्या हुआ? आइए, ये रंगून की तस्वीर है बहादुर जफर की, और ये तस्वीर हमें मिल गई है उनके कब्बे की जो अभी तक वहां मौजूद है। अमान साहब, 14 जमादिउल अव्वलीन जुम्मे का रोज वक्त असर, हालत कैदो बेकसी थी ये घड़ी बहुत कठिन। मौत ने शाह हिंद से अर्ज किया वतन से दूर। मौत ने शाह हिंद से अर्ज किया, कहा वतन से दूर। खुल्द है आपका वतन, जलाए वतन। आपका वतन खुल्द है, आखिरत है बेटा, यहां आपका कोई वतन नहीं है। और क्या लिखा है? बहादुर शाह जफर, एक्स किंग ऑफ दिल्ली, डाइड एट रंगून November 7, 1862 एंड वॉज बेरिड नियर दिस स्पॉट। उसकी कब्र में डालकर कब्र का निशान हटा दिया। पता है आपको? पहुंच ना सके कब्र तक। और फिर कब्र के डालकर लाइम स्टोन डाला, चूना डाला कि चंद घंटों में
जो है ना वो साफ हो जाए, लाश चूना भरा चूना। आप लाश निकाल भी नहीं सकते भाई, है ही नहीं कुछ, जला दिया चूने ने। जो बातें होती है ना इनकी खबर को यहां ले आए, इनकी लाश क्या लेके आएंगे आप? मिट्टी, चूना, ये लेके आएंगे, कब्बा ही लेके आएंगे। अब चूंकि ब्रिटिश को उर्दू और इंग्लिश नहीं आती, खुसूसन अरबी नहीं आती थी, जो कब्बा लिखने वाला था ना उसने एक और चीज अपनी तरफ से लिख दी, हमारा साहब अपनी तरफ से लिख गया। वो आए थे फ़अतबिरू या उलिल अब्सार। क्या कोई अपने बाप की खबर भी लिखेगा? क्या मतलब इस आयत का, हजरत बताएं। ए आंखों वालों या उलिल अब्सार, ए आंखों वालों इबरत लो, इबरत। ये इबरत अल्लाह ने बना दी कि जो कौम अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ चलती है ये उसका हशर होता है। ये हमारी तारीख है। और मरने से पहले कुछ अशार कह गए बहादुर शाह जफर, लगता नहीं है दिल मेरा उजे दयार में, किसकी बनी है आलम ना पायदार में, कह दो इन हसरतों से कहीं और जा बसें, इतनी जगह कहां है दिले दागदार में, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में, कितना है बदनसीब जफर कफन दफन के लिए, 2 गज जमीन भी ना मिली कुए यार में। उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। आज हम बहैसियत कौम इस तारीख को दोहराने पर तुल गए हैं, तुल गए हैं। आज हमारी शादियां कितने बजे होती हैं? 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे। आज हमारी शादियों पर, तकरीबों पर म्यूजिक होती है, नाच होता है, होता है। हां, हमने जिद्दत ही पैदा की कि उन बेचारों को बाहर से लड़कियां बुलानी पड़ती थी, आज हमारी लड़कियां खुद नाचती हैं। बड़ी बड़ी दाढ़ियां रखकर बड़े बड़े बुजुर्ग हमारे जाके बैठते हैं वहां, उनसे मैंने खुद पूछा है कि ये क्या हो रहा है, तो कहते हैं बेटा बच्चे हैं, इनकी खुशियां हैं। मैं तो खैर, हम तो चिल्लू हैं, कम उम्र है भाई, हम क्या बोलेंगे बुजुर्गों को, मैं चुप हो जाता हूं। तो मैं खुद ही जाना छोड़ दिया। दिल चाहता था इनको उठा के बाहर फेंक दूं बुजुर्गों को, ये कौन सी बच्चियां हैं जिनकी खुशियां हैं यार। और जब हमारे लोग घरों पे जा रहे होते हैं इन शादियों के बाद, तो क्या फजर की अज़ानें नहीं होती? होती हैं। हमारे मार्केट्स कब खुलते हैं? सुबह 8 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे खुलते हैं। अल्लाह के लिए हम अल्लाह के लिए अपने हाल पे तर्ज खाएं। देखें, एक अमल होता है, उसका एक रद्द अमल होता है। अल्लाह के क़वानीन हैं दुनिया के अंदर भाई। आज जिस रविश पे हम चल पड़े हैं, कहीं कल ये हमारा हशर ना हो कि आज से 500 साल बाद हमारे पे तारीख लिखी जाए कि कुछ चिल्लू थे, 11 बजे 12 बजे दुकानें खोलते थे, रातों को उनकी लड़कियां नाचती थी, और जो उनके दीनदार थे वो अपने बिलों में थे, बिलों के अंदर। पूरे शहर के अंदर वो ऐसी तस्वीरें आ गई हैं कि अपने बच्चों के साथ जाते ही शर्म आती है, किसी में हिम्मत नहीं हो रही जाके कह दे वो भाई अल्लाह का खौफ करो यार, ऐसी तस्वीरें डाल रहे हैं, ये कल हमारी बेटी को ऐसी अब पसंद करेंगे, अपनी बेटी पसंद करेंगे। शहर वाले खामोश, सब लोग अपने कामों में बिजी हैं। इसकी मिसाल ऐसी है कि एक शिप डूब रहा हो और सब खेल कूदने में बिजी हो, जी जॉब है, जी फलाना है, जी फलाना है। अब सवाल यह है कि अगर हम ये चाहते हैं कि ये बदले, तो शुरू कहां से करना पड़ेगा? कहां से? शहबाज शरीफ साहब से, नवाज शरीफ साहब से, चौधरी निसार साहब से?
अपने आप से ना यार, मुझसे, सुलेमान अहमद के बच्चे से भाई, मुझ चिल्लू से, तब बात बनेगी। बस 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 बहुत औरों को हमने जो है ना वो बुरा जरदारी साहब ऐसे हैं तो फलाने साहब ऐसे हैं तो बुगटी साहब, अरे छोड़ दें भाई, हम कहां हैं? उसकी वो जाने उसे पास से वफा था कि ना था, उसकी वो जाने उसे पास से वफा था कि ना था। तुम फराज अपनी तरफ से तो निभाते जाते, शिकवा जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शमा जलाते जाते। अपने से शुरू करना पड़ेगा और कोई इलाज नहीं है और टाइम बहुत नहीं है। हम नेवी के साथ थोड़े बलूचिस्तान के अंदर अस्पताल बनाने का प्लान कर रहे हैं, ऐसे ही ना भाई साहब? बलूचिस्तान के अंदर आज बहुत से इलाके ऐसे नो गो हो चुके हैं, नो गो एरिया से जा नहीं सकते आप। ऐसे ही है भाई साहब, ऐसे ही नो गो एरिया बन चुके हैं थोड़े। वजीरिस्तान में आग, वहां आग, अपने शहर में आग लगी हुई यार, घरों तक पहुंच गई। कब खुलेंगी आंखें? पिछले साल मेरे भाई, सगे भाई गोली मार दी। और हम किसकी कहानियां सुनाएं? अम्मी का फोन आ रहा है, अच्छा हमारी अम्मी है बड़ी हिम्मत वाली, कहाँ हो तुम? मैं कहा ऑफिस में। अम्मी जाओ भाई, 3 तलवार के 2 तलवार के आगस वो मार्केट वाले चौराहे पे जाओ, गोली मार दी उसको, चेक करो जाकर। अम्मा भाई हम भागे गए, गोली मार, कहाँ भाई? वो एटीएम से निकाल रहे थे, ये लेके आए बंदूक, वो भी कुछ तेज दिमाग के हैं, उन्होंने किक लगाई भाई ने, गोली यहां लगी, पीछे से निकल गई। पूछा उनसे बाद में अस्पताल के अंदर, ओ भाई क्यों किक लगाई? तो क्या जवाब मिला? फिर आएंगे ना फिर मारूंगा। ये बात मत करो मुझसे भाई, ये हमारा क्या सिस्टम है। बड़ा समझा रहे भाई, अल्लाह के लिए यार मत करो। नहीं, फिर आएंगे ना फिर मारूंगा। मारो भाई। तो फिर घर की बात सुना रहे हैं ना हम आपको। घर जान बच गई, शुक्र, बच गए अल्हम्दुलिल्लाह। वो गोली भी जाकर ना वो वॉलेट में मिली, वॉलेट में घुस गई। जब पुलिस आई तो गोली कर, वॉलेट खोलो, गोली इसने लगी, ये गोली लो भाई, जाओ। तो अपने से अब हमें बदलना पड़ेगा, ठीक है? तो ये तो हो गया थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंसेस, तारीख की बातचीत। अब आइए थोड़ा सा हम देखते हैं साइंटिफिक डिस्कोर्स कि साइंस क्या कहती है ना? ये क्यों मैं आपको बता रहा हूं? इसलिए कि आप लोगों ने जाके औरों को पढ़ाना है। हमारे कमरे में बड़े बड़े खतीब, बड़े बड़े उलमा बैठे हैं, जिनके लाखों लोग बातें सुनते हैं माशाल्लाह से। इनके जरिए बात कहां तक चलनी है। इस कमरे में बिजनेस ओनर्स बैठे हैं जिनके पास 500, 1000, 2-2 के एम्प्लॉयज हैं। इस कमरे में ऐसे लोग हैं, तो शायद आपके जरिए से बात आगे चलेगी, है नसीम भाई? 1000 लोग आगे बढ़ाते हैं तो आप उन 1000 लोगों तक बात पहुंचा देंगे। मैं साइंटिफिक बात इसलिए कर रहा हूं कि ताकि कल आगे कोई आपके दिमाग में उल्टी सीधी बातें ना डाल दे। हमारी ट्रेनिंग हुई हाल में, जिसमें एक बहुत सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन है डॉक्टर नजम कुरैशी साहब। डॉक्टर नजम कुरैशी साहब माशाल्लाह से मेरे डॉक्टर भी हैं, दीनदार आदमी भी हैं, बड़े माहिर हैं, और दुनिया में एक ऑर्थोपेडिक प्रोसीजर उनके नाम पर है। वाओ! उन्हें जब वो हमारे वर्कशॉप में आए तो मैंने कहा सर आप थोड़ी सी बात करें फिटनेस के ऊपर। तो थोड़ी सी प्रेजेंटेशन बनाई, फिटनेस से बात करना शुरू कर दी। अब वो ये कहने लगे कि देखें ये जो आप चलते फिरते हैं इससे मस्कुलर फिटनेस नहीं आती, वॉकिंग करने से, इससे कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस तो आती है, मस्कुलर फिटनेस नहीं आती। मस्कुलर फिटनेस के लिए अगेंस्ट वेट काम करना पड़ता है। यानी आप अपहिल चलेंगे तो मस्कुलर फिटनेस आएगी, स्विमिंग करेंगे तो मस्कुलर फिटनेस आएगी, वॉकिंग से नहीं आएगी। उन्होंने ये फरमाया कि घरों में जो खवातीन काम करती है एक्सरसाइज नहीं है, नहीं है, नहीं है, बल्कि घरों में जो औरतें काम करती हैं अगर एक्सरसाइज नहीं करती, अपना फिटनेस का ख्याल नहीं करती, तो घरों का काम उनको डैमेज कर रहा है।
क्यों झाड़ू गलत तरीके से देती हैं, आटा गलत तरीके से गूंथती हैं। अरे अच्छा ये तो बड़ी कौन सुनने लगी। तो जब ब्रेक हुई तो एक सामने मेरे पास आगे कहने लगे, ये साहब जो बात कर रहे हैं ये डॉक्टर हैं। तो मैं दिल ही बैठ गया मेरा। मैंने ब्रेक में डॉक्टर साहब से कहा, डॉक्टर साहब रख लिया, एक काम करें यार अपने तारुफ तो करवाएं। कहने से क्या जरूरत है? मैं कहा डॉक्टर साहब प्लीज यार आप तारुफ करवा दें। नहीं टाइम कम है। मैं देखें ये काम करें, आप 5 मिनट ले लें, तारुफ पहले करें। डॉक्टर साहब खड़े हुए, तारुफ करवाया कि मैं डॉक्टर नजम कुरैशी हूँ, एक ऑर्थोपेडिक प्रोसीजर मेरे पीछे नाम दिया गया है, इंग्लैंड से ट्रेनिंग है, अपना अस्पताल ऑर्थोपेडिक्स का। जब उन्होंने अपना तारुफ करवाया तो डॉक्टर रफीक साहब उसके बाद जब बात करनी शुरू की तो लोग यूं सुन रहे थे ऐसे, और जहां वो सेशन कंप्लीट हुआ पब्लिक ऐसे पड़ गई ना पीछे, डॉक्टर साहब नंबर दें, डॉक्टर साहब ये, डॉक्टर साहब ये, डॉक्टर साहब। तो मैं ये चाहता हूं कि ऐसा ना हो कि सेशन के बाद आप किसी से पूछें कि सुलेमान साहब ने कुछ साइंस पढ़ी है। किसी और की इब्रत से सीखना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा अपना साइंटिफिक बैकग्राउंड बताऊंगा, फिर आपको कुछ साइंस की बात बताऊंगा। मेरा नाम सुलेमान अहमद है। किस्सा मुख्तसर, हमारे वालिद साहब सिटी बैंक में थे, बहुत सफ़र होता था, कभी सऊदी अरेबिया, कभी फिलीपींस, यहाँ रहे वो यमन। तो मेरे वालिद साहब ने फैसला किया किस्सा मुख्तसर कि इसे बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया जाए। तो हम एबटाबाद पब्लिक स्कूल पहुँच गए। अच्छा मेरे रूममेट्स क्लास फेलोज हैं यहाँ। हाँ भाई सोहेल, वो तो शाम को थकते हैं ना, अब अभी से ही हो गया। और तारिक भी थे ना, तारिक कहाँ है? तारिक कहीं? हाँ अच्छा वहाँ बैठे थे। अच्छा तो पहुंच गए। अच्छा तारिक तो हमारे रूममेट, ये तो 1 साल सीनियर थे। तो वहां से फिर मैंने मैट्रिक किया। उस जमाने में NWFP का एक बोर्ड होता था। तो NWFP में मेरी अल्लाह के फजल करम से मैट्रिक में 5वीं पोजीशन आई। FSC में यहाँ स्कूल है, 2nd पोजीशन आई बोर्ड में प्री इंजीनियरिंग में। उसके बाद हम पहुंचे जनाब NAD इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी। यहां से मैंने 4 सेमेस्टर्स कंप्लीट किए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। चूंकि वो हमारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी बहुत थी, वो तारिक को पता है तारिक थी ना कुछ, तो हमारी जो है वो 3rd ही पोजीशन आ सकी। तो खैर वो यहाँ भी पोजीशन आती रही, लेकिन 3rd 4th पे हम रहे। हमारे वालिद साहब को किसी ने समझाया कि अगर आप अपने बेटे को अमेरिका भेज दें तो ये कुछ बेहतर हो जाएगा। तो बहुत उन्होंने इसरार किया। तो हमारे उलमा जो बुजुर्ग थे उन्होंने कहा भाई बात मान लो अब्बू की। तो हमने अब्बू की बात मानी और हम US चले गए। 4 सेमेस्टर्स यहाँ से कंप्लीट किए। एक यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का में वहाँ चला गया। वहाँ से मैंने 4 सेमेस्टर्स कंप्लीट किए। मुझे डिग्री मिल गई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। मेरे जहन में ये विजन था उस जमाने में कि मुझे PhD करना है। तो मुझे लोगों ने समझाया कि अगर आपको PhD करना है तो अंडर ग्रेड लेवल के ऊपर रिसर्च शुरू कीजिए। अल्लाह के फजल से मुझे अंडर ग्रेड लेवल पर रिसर्च की अपॉर्चुनिटी मिल गई। अल्लाह का फजल हो गया, यूजुअली मिलती नहीं है। बाय द टाइम मेरी ग्रेजुएशन हुई तो हमारे पास एक सेंटर था जिसमें कोलैबोरेशन थी US एयरफोर्स, US नेवी, यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का और स्टेट ऑफ नेब्रास्का। उसकी कोलैबोरेशन से एक सेंटर था, उसका नाम था सेंटर फॉर माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑप्टिकल मटेरियल्स रिसर्च, छोड़ने में था। तो मुझे ग्रांट मिल गई रिसर्च की US नेवी से। तो मैंने 1.5 से 2 साल US नेवी, US एयरफोर्स साथ रिसर्च की है। अल्लाह के फजल से मेरा ये हमारी लैब्स थी और मेरा पेपर पब्लिश हो चुका है। तो टेक्निकली मैं साइंटिस्ट हूं उसूली तौर पे। मेरा एरिया है ऑल्टरनेट सेमीकंडक्टर्स। अब वो क्या होता है क्या नहीं होता छोड़ दें, लेकिन ये मेरा एरिया है। और मैं मटेरियल साइंटिस्ट हूं। और 1995 में एक कॉन्फ्रेंस में मैंने अपना पेपर शेयर किया था, कुछ पाकिस्तान न्यूक्लियर साइंटिस्ट आए हुए थे। तो मैंने एज अ साइंटिस्ट
ऑफिशियली टूर किया है पाकिस्तान के न्यूक्लियर रिएक्टर का नीलोर में एज अ साइंटिस्ट, कि मटेरियल साइंटिस्ट और न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो हैं वो भाई बहनें होती हैं। अब कौन भाई होता है कौन बहन होती है ये बात की बात है, ठीक है। अच्छा जनाब, तो ये हो गया मेरा बैकग्राउंड। अब क्लियर होगी? अब तो आप ये नहीं पूछेंगे कि सुलेमान साहब का साइंस से कोई ताल्लुक तो नहीं है। अब एज अ साइंटिस्ट मैं आपके सामने कुछ बातें रखना चाहता हूं। ये हमारे प्रोफेसर थे नेड एयानो, इन्होंने एक शरारत की थी इसलिए इनकी तस्वीर यहां है। अब मैं बताता हूं कि थोड़ा सा साइंस के फाउंडेशंस पे। सबसे पहली बात यह है कि चूंकि वो बहुत लोगों को नहीं क्लियर होता या हम भूल जाते हैं, पढ़ाई में इश्यू आ जाता है कि लोग कंफ्यूज करते हैं चीजों को। जो साइंटिफिक मेथड है, जो कि बहुत ही बेहतरीन मेथड है, उसका एक प्रोसेस है। 4 स्टेजेस में चलता है साइंटिफिक मेथड। पहली स्टेज जो कहते हैं ऑब्जर्वेशन, कि हम कोई चीज ऑब्जर्व करते हैं। उसके बाद आता है हाइपोथेसिस, कि आप जवाब देते हैं कि ये चीज इसलिए हो रही है। जब आप उस हाइपोथेसिस पे रिसर्च थोड़ी बहुत करते हैं तो बन जाती है क्या? थ्योरी। थ्योरी का मतलब यह है कि ये जो हमने कहा था जवाब होगा, इस पे कुछ ना कुछ रिसर्च हमें यहां लेके जा रही, लेकिन थ्योरी कंक्लूसिव नहीं होती। जब उस पर कंक्लूसिव रिसर्च होती है, हतमी तौर पे तहकीक होती है, तो वो बन जाता है लॉ। कहां 4 चीजें क्या हुई? ऑब्जर्वेशन, क्या आपने जो है कोई तजुर्बा किया। हाइपोथेसिस पहला स्टेज, थोड़ी रिसर्च की, थ्योरी, और उसको कंक्लूसिवली प्रूव करेंगे तो क्या बनेगा? लॉ। मिसाल दूंगा समझाने के लिए, क्योंकि आपने ही पढ़ाना है। फर्ज करें कि मैं कराची के अंदर देखता हूं कि स्कर्दू के एक साहब मिलते हैं, उनकी आंखें होती हैं लाल लाल आंखें। फिर कौन मिलते हैं स्कर्दू के साहब? लाल आंखें। फिर तीसरे मिले स्कर्दू के साहब, उनकी भी लाल आंखें। जब 6-7 लोग स्कर्दू के मिले और उन सब की आंखें लाल हुई, तो मैंने क्या बनाना है अब? हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या है? हां, स्कर्दू के मिट्ठुओं की लाल आंखें होती हैं, यह हाइपोथेसिस हो गया। लेकिन अब इसको थ्योरी बनाना है, तो साइंसदान होने के नाते से मैं क्या करूंगा कि मैं पूरे कराची के स्कर्दू के लोगों को जमा करूंगा। पता चला कि 280 हैं। जब 280 को जमा किया और सबकी आंखों में देखना शुरू किया, ओए इखलास साहब स्कर्दू वाले, लाल आंखें। ओ सुलेमान साहब स्कर्दू वाले, आप स्कर्दू भी? हाँ, लाल आंखें, लाल लाल लाल। तो 280 की लाल निकल आई। जैसे साहब क्या हो गया? अब ये थ्योरी बन गई। थ्योरी ये है कि स्कर्दू के लोगों की लाल आंखें, लेकिन अब करना है इसको कंप्लीट प्रूफ करना है। अब मैं फ्लाइट लूंगा, इस्लामाबाद जाऊंगा, वहां से फ्लाइट लूंगा, स्कर्दू जाऊंगा, और अगर मैं स्कर्दू पहुंचा और पता ही चले किसी की लाल आंखें हैं नहीं, अब मैं वहां पूछूंगा और ये पता चले कि लोग ये बताएं कि असल में हमारे बादशाह सलामत साहब ये कहते हैं कि जिन जिन की आंखें लाल हैं वो मनहूस होते हैं, और उन्होंने कराची को भेज दिया। सारी लाल आंखें वाले कराची जो है ना वो जिला वतन हो जाए। तो थ्योरी क्या हो गई? गलत प्रूव हो गई। एक साहब मुझसे बहस कर रहे, डार्विन ने ये कहा, डार्विन ने ये कहा। मैं को भाई वो डार्विन की थ्योरी है ना, वो खुद उसको लॉ नहीं कह रहा, कोई गोरा उसको लॉ नहीं कह रहा। आप एक थ्योरी को क्यों लेके आ रहे हो बहस में भाई? वो लॉ लेके आओ ना। वो सटपटाने लगे। मैं कहा देखो भाई, या तो यार थोड़ी सी साइंस पढ़ लो। अजीब टेंशन दिया हुआ है मुफ्त में, ची ची ची। अच्छा, लोगों को ना शोर मचाने का बहुत शौक है, तो इसलिए कहते हैं कि इल्म थोड़ा बहुत बड़ों से ले लेना चाहिए ताकि आपकी जिंदगी आसानी में आ जाए। दुबई में एक साहब थे, बड़े सीनियर, वो वहां से एनआईटी में होते थे, माशाल्लाह बड़े सक्सेसफुल हो गए। अब वो मुझसे मिले, उन्होंने कहा कि हर 2 महीने में 1 महीने जब तुम आते हो तो एक डिनर होना है साथ में, ठीक है। और लेके जाते हैं बड़े एक्सपेंसिव जगह खाना खिलाने। अब खाने के मामले के अंदर जैसा आपको खाना अच्छा लगता है, मुझको भी थोड़ा सा अच्छा लगता है।
तो ठीक है यार, खाना भी हो जाएगा और डिस्कशन भी, कुछ हम भी सीख लें। अब क्या हुआ कि हर चंद देर के बाद कहते थे प्लेटो ने ये कहा, अफलातून, प्लेटो ने ये कहा, प्लेटो ने ये कहा। अच्छा, प्लेटो ने क्या कहा, मुझे क्या पता। आज दूसरी बात है कि मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है फलसफा। जब 3-4 मीटिंग में प्लेटो प्लेटो बहुत हुआ तो मैंने कहा यार पढ़ लो, ये तो बहुत ही तकलीफ दे कुछ चीज है। तो मैंने एक किताब खरीदी, उसमें पूरा चैप्टर था प्लेटो के ऊपर। जब मैंने पढ़ा तो पता ही चला कि प्लेटो ने जो थ्योरीज दी थी शुरू में, मरने से पहले अक्सर को रिफ्यूट करके मर गया। यानी वो अपनी थ्योरी से खुद परेशान होकर मर गया। और ये साहब अभी तक मुझे परेशान कर रहे हैं। तो जब अगली मीटिंग हुई मैं उसको पकड़ा, मैंने एक बात बताओ, ये जो तुम बात कर रहे हो प्लेटो ने ये कहा था, हैं शेप्स की थ्योरी, फलानी थ्योरी, शैडो, पता नहीं क्या कहा, तो पता भी है कि प्लेटो ने इसको रिफ्यूट किया है? कह रहे हैं ये तो नहीं पता। मैं यार तुम फिर ना अब प्लेटो नहीं बोला करो यार, वो यार तुम पूरी बात करो, जितना परेशान तुम तंग किया हुआ है। तो अल्लाह का फजल करम है कि उसके बाद से लेके अब तक उन्होंने प्लेटो नहीं बोला। तो भाई जरा साइंस थोड़ी सी समझ लीजिए ताकि आपको लोग तंग ना करें। तो ये होती है थियरी, ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, दूसरी बड़ी अहम बात, दूसरी अहम बात समझें जरा कि मगरिब में एक ट्रेजेडी हुई। ट्रेजेडी ये हुई कि जो चर्च था, चर्च ने जब साइंटिस्ट आने लगे तो चर्च ने साइंटिस्ट का सत्यानाश मारा, कत्ल किया, बंद किया, कैद किया। अच्छा, अब जब रिवॉल्यूशन आ गया, मैं कह रहा ये सारे लोग जब चर्च से बाहर निकले तो साइंटिस्ट ने आकर उन्हें सपोर्ट किया। इसलिए चर्च की और साइंटिफिक कम्युनिटी की वेस्ट में जंग है, जंग जो सदियों पुरानी चली आ रही है। चर्च वालों को साइंटिस्ट नहीं पसंद और साइंटिस्ट को चर्च